इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। आज है एपिसोड नंबर 31, 15 अगस्त 2021 के हवाले से। और 15 अगस्त अब डेट क्योंकि चेंज हो गई है, 16 अगस्त, क्योंकि कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम 11 बजे आपके साथ लाइव नहीं आ सके। तो उसके लिए मैं तमाम तर जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे, उन तमाम लोगों से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे दोस्त, हमारे होस्ट, हमारे एनालिस्ट जो हैं सैयद सलमान शाह, उनको अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो तमाम तर लोग, आप लोग जैसे कि जानते ही हैं, इस वक्त ख़ित्ते के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसे कहा जाए कि हॉट टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है अफ़गानिस्तान का मामला। अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट हो गई हैं आज के दिन में। तमाम तर बड़े शहरों के ऊपर तालिबान ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है और बहुत स्मूथली जो है वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। किसी किस्म की उनको रेजिस्टेंस नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी, उनको किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं की गई। और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और ज़ाहिर है क्योंकि हम डायरेक्टली लिंक करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और हम पिछले, क्योंकि हमने आज तक 31 एपिसोड्स की हैं और हम तवातुर में जो ख़ित्ते के मामला थे उनको डिस्कस करते हुए आए हैं। हमने आपको बताया है कि इवेंट्स किस तरीके से अनफोल्ड होंगे और उसी तरफ ही जो ये मामला जो हैं वो जाते चले गए हैं। और अभी जो अफ़गानिस्तान के मामला हैं वो काफ़ी पेचीदा भी हो सकते हैं। जो उनके सदर हैं अशरफ गनी, उन्होंने भी जो है वो आज इस्तीफ़ा दे दिया है और वो जो ताजिक मीडिया की रिपोर्ट से मुताबिक ताजिकिस्तान चले गए हैं, लेकिन तालिबान से मुज़ाकरात करने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये इसके क्या मामलात हैं और जो फॉल ऑफ काबुल है इसके ऊपर हम अब बात करेंगे कि इसके लॉन्ग टर्म्स क्या इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, और सलमान भाई इसके बारे में क्या देखते हैं। ज़ाहिर है उनका एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से काफ़ी वसी तजुर्बा है और अपने जो एनालिसिस हैं वो देते आए हैं और काफ़ी जामे और बेहतरीन एनालिसिस वो देते आए हैं। आप तमाम तो लोग जो कि रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते ही हैं। तो सलमान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया वंस अगेन। क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। चेंज हो रही है सिचुएशन वक्त के साथ साथ, और काफ़ी चेंज ये हुई है सिचुएशन ओवर 2 और 3 डेज। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं जी? जी बिल्कुल, आपने बचा कहा। और जैसे कि हम जब बहुत ही छोटे थे और जब सोवियत यूनियन का यहाँ से निकला हुआ था, उस वक्त हमें होश नहीं था। तो उस वक्त तो जब हम बड़े हुए तो हमें बताया गया कि सोवियत यूनियन आया था और इस तरह अफ़गानिस्तान में हुआ। और ये इस दफ़ा तो हमने खुद बिल्कुल होशो-हवास में ये सब कुछ पूरी जो है वो ट्रांज़िशन होते हुए देखी कि पूरी एक जो एम्पायर है, जो अपने आप को सुपर पावर बताती थी, वो 20 साल रुकी टुगेदर विद द नेटो फोर्सेस, और उन्होंने अपना जो भी मिलिट्री माइट था वो झोंक दिया अफ़गानिस्तान में इस जंग को जीतने के लिए। लेकिन आखिर में हुआ वही जो खुदा को मंज़ूर था कि तालिबान ने उनको शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि इस दफ़ा वो इस ग्रेस के साथ इंटर हुए हैं काबुल में कि कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। उन्होंने तमाम बड़े शहर, तकरीबन इक्का-दुक्का वाक़यात के अलावा तमाम बड़े शहर जो हैं वो बिल्कुल अमन के साथ कैप्चर किए, और आज उन्होंने काबुल भी कैप्चर कर लिया। और टुडे इज़ द डे द काबुल हैज़ फॉलन एक्चुअली। तो हम इस पे मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले तो अफ़गान तालिबान लीडरशिप को। और हमारे जश्न आज़ादी का जो है मज़ा दुबाला हो गया इस दफ़ा कि पाकिस्तान के जो एनिमीज़ थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ पे बैठ के जो है वो साज़िशें कर रहे थे और ताने-बाने बुन रहे थे, उनका भी वन्स फ़ॉर ऑल जो है वो सफाया हो गया। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं अनफ़ोल्ड होना अफ़गानिस्तान में, लेकिन आज एक बड़ा चैप्टर जो है वो क्लोज़ हुआ है और हमने आज जो है वो हिस्ट्री विटनेस की है। ये विजुअल्स जो हैं जो हम आगे जाके दिखाने वाले हैं, ये आप देख लें, आप ये हिस्ट्री विटनेस कर रहे हैं। इस तरह की हिस्ट्री के विजुअल्स जो है वो बहुत कम ही कौमों की ज़िंदगी में आते हैं, देखने को मिलते हैं।
तो ये यूनिक नेचर के हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पूरी मिलिट्री माइट और उसके साथ, और ये जो हम विजुअल्स अब आपको दिखाने लगे इसमें जनरल हमीर गुल साहब की खबर है, और उनकी जो है तारीख वफ़ात भी 15 अगस्त है, और आज ही उनकी पेशिंग गोई पूरी हुई है। जो कि उन्होंने कहा था कि हमने सोवियत यूनियन को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी, और अब हम अमेरिका को अमेरिका की ही मदद से शिकस्त देंगे। तो आज उनका इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस है, सब में कोइंसिडेंस, कि आज ही 15 अगस्त को उनकी बरसी भी है, और आज ही उनकी कहीं भी पेशिंग गोई भी पूरी हुई है। तो ये महज इत्तेफाक है। और जब आप बात, अगर आपको अपने व्यूअर्स को बताऊं कि ये हुआ क्या है ह्यूमन हिस्ट्री में और वॉरफेयर की हिस्ट्री में, ये अपनी नौयत का वन ऑफ द यूनिक जो है वो एक इवेंट है, कि इतनी बड़ी पैमाने पे टेक्नोलॉजिकल और वेपनरी और अस्करी तौर पर स्ट्रॉन्ग एक जो है वो ओपोनेंट हो, और उसके मुकाबले में वो लोग हों जिनको आप कहते हो कि ये पत्थर के ज़माने में रहते हैं, स्टोन एज में रहते हैं, उन्होंने शिकस्त दी हो इतने सुकून और पीस के साथ, और इतने ग्रेस के साथ। और उनकी निगोसिएशन पे भी आपको उनको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी आपको वॉरफेयर की टेक्निक पे भी और स्ट्रेटजी पे भी आपको पूरा उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, मार्क्स देने पड़ेंगे। और किस तरीके से उन्होंने जो फेवर वाली उनकी जो कुव्वतें थी उनको मिला के अमेरिका को पुश बैक किया है। और इसमें आप ये मत भूलें, क्योंकि अगर आप आज देखें तो पूरा जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो प्रेजेस से भरा हुआ है कि किस तरीके से हुआ है। इवन अमेरिका में जो है जो मुखालिफ है वो शुरू हो गए, उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए कि बाइडन ने ये क्या किया, और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सका। और उनके बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं जो 20 साल से जो है वो आपको फेक प्रोजेक्शन देते आए थे कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और हम तो कभी नहीं जा रहे और हम कभी नहीं जाएंगे और ये और वो। आज वो सब के सब गलत साबित हुए। हुआ क्या, रेसिपी बड़ी सिंपल थी। अफगान तालिबान ने सब्र और इस्तेकामत से काम लिया, और उनकी बहादुरी को आज वेस्टर्न मीडिया, जहाँ पे उनकी कोई लॉबिंग फर्म नहीं है, बाकी सारे कंट्रीज लॉबिंग फर्म हायर करते हैं यूनाइटेड नेशन में इधर उधर, उन्होंने कोई लॉबिंग फर्म नहीं की। उन्होंने अपने एक्शंस के साथ ये साबित कर दिया कि आप मजबूर हैं अब उनकी तारीफ करने के लिए। मैं बहुत सारे अमेरिकन कमेंटेटर्स को देख रहा था, इंडियन उन्होंने एक बात साबित की, उन्होंने सबने एक बात बोल रहे हैं वो, और खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया, वो कह रहे हैं कि अफगान मुजाहिदीन जो थे, जो अफगान तालिबान, उनकी जो बहादुरी है उसकी वो प्रेस करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जो अफगान आर्मी हमने तैयार की थी, हमने उनको सब कुछ इक्विप कर दिया था, लेकिन हम उनके अंदर बहादुरी नहीं डाल सके। तो ये जो करेज होती है और जो फेथ ड्रिवन करेज होती है अहमद, जिसके पीछे ईमान की कुवत होती है, इसको आप कभी भी नहीं हरा सकते। ये हैंस प्रूव्ड हो गई है बात आज। काबुल के फॉल होने के साथ साथ ये बात प्रूव हो गई है कि आप जो मर्जी आप खर्चा कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप वेपनरी दे सकते हैं, आप इक्विपमेंट दे सकते हैं, आप एयरफोर्स जो आप मर्जी आप कर लें। आखिर में हुआ क्या, वही चंद लोग जिनको बकौल इनके, कि उनको तो सिर्फ 75,000 है, चंद लोग, मतलब चंद हजार लोग जिनके पीछे कुव्वत ईमानी थी, और उनके पीछे एक नोबल कॉज था जी। कि अगर एक्सटर्नल इन्वेजन होगी अफगानिस्तान में तो हम रेजिस्ट करेंगे। और वो प्रॉपर ट्रू फ्रीडम फाइटर है। आपको कोई इसमें शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए उनकी तारीफ करने के लिए, कि आपको कोई बोलेगा वेस्टर्न या लिबरल, जो हमारे लिप्टार्ड्स हैं, आपको बोलेंगे कि आप तालिबान के साथ हो, या अगर आप तारीफ करो, कोई आपको शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। हिस्ट्री को एज इट इज लेना चाहिए। जो हुआ है, पूरा वेस्टर्न मीडिया उनकी तारीफ तारीफ कर रहा है। आप देखें, जो 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 इंटीग्रिटी से सहाफत करते हैं वो सब उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई ब्लडशेड नहीं किया। और जिसको काबुल के लिए बोल रहे थे कि कोई रेजिस्टेंस दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाई। कल तक अशरफ गनी साहब जो थे, जो कि हम तो हमेशा बोलते हैं हर प्रोग्राम में कि वो काबुल के मेयर थे, हमने आपको बोला है कितनी दफा हम ये बात रिपीट करते थे कि वो काबुल के मेयर है। आज काबुल के मेयरशिप भी उनसे छीन ली गई। ठीक है, और कैसे छीनी गई कि वो ताजिकिस्तान फरार हो गए। ठीक है ना। तो लेट्स कॉल ए स्पेड, वो ताजिकिस्तान फरार हो गए। मतलब रेजिस्टेंस जो बड़ी बड़ी वो बातें करते थे कि सामने खड़े होऊंगा, लड़ूंगा, कुछ भी सफा भी नहीं हुआ, सब खोखली बातें साबित हुई। कल तक उनका ये बयान था कि आप खड़े रहें, और आज उन्होंने खामोशी से वो फ्ली कर गए अपने डॉलर्स उसके के अंदर भरे हुए। सलमान भाई एक सवाल मेरे जहन में आता है कि इतने ज़्यादा डॉलर्स खर्च किए गए जो अफगान फोर्सेस थी, जो फौज है अफगान फौज के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल ही उन्होंने तो कोई रेजिस्टेंस की ही नहीं। तो क्या मतलब ये ट्रेनिंग के अंदर पैसा काम नहीं आया, ट्रेनिंग हुई नहीं सिरे से, या वहाँ पे भी कोई करप्शन हो गई, हमारे मुल्क से उन्होंने इंस्पिरेशन ली कि यहाँ पर जो करप्शन करते हैं लोग तो वहाँ पे इंस्पायर हो गए लोग। और मैंने एक और वीडियो देखी जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि एक महल नुमा सा एक रूम है जो कि कहा जा रहा है कि तालिबान ने वहाँ पर भी जो है वो कब्जा कर लिया है, और वो किसी जो अफगान फोर्सेस के कोई जनरल थे उनका वो महल था।
तो क्या वाक़ई ये करप्शन की एक और दास्ताँ वहाँ पे रकम हुई है पाकिस्तान के अलावा भी? ऐसे ही है। और आप जिस महल की बात कर रहे हैं वो रशीद दोस्तम साहब का महल है, जो कि वो भी फ्ली कर गए। और अमरुल्लाह साले जो थे इनके, पहले एनडीएस के थे और अभी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन के घूम रहे थे। और ये कंटिन्यूसली पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो जहर उगलते थे, ये वो लोग हैं। आज ये फॉरेन कंट्री में जाके पनाहे लिए हुए हैं। देखिए, वक्त वक्त साबित करता है आपको कि आप सही थे या गलत थे। आज वही लोग जो कल तक के, जिनकी ट्वीट्स निकाल के दिखाए जाएं, उनके स्टेटमेंट दिखाए जाएं, तो कल कहते हैं कि हम खड़े रहेंगे आखिरी जो है ना ड्रॉप ऑफ द ब्लड तक हम खड़े रहेंगे, और ये और वो पहली पहली फ्लाइटें लेके सब निकल गए। ठीक है। और तालिबान ने बाकायदा, तालिबान ने काबुल के गेट्स पे उन्होंने वेट किया, अमेरिकन फौजी, एम्बेसी वगैरह सबको इवैक्यूएट करने दिया अपने वादे के मुताबिक। इसे कहते हैं वादे की पास भी रखना। और ये वेस्टर्न मीडिया प्रेस कर रहा है, आप देख ले खोल के। मैं तो कोट नहीं कर सकता, हर बंदा ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपने वादे निभाए, निगोसिएशन पूरी करी। निगोसिएशन में भी वो टफ जो है वो कैंडिडेट बन के साबित हुए, आगे सामने आए। और ये जो अभी आपके विजुअल्स चल रहे हैं, ये वियतनाम से अमेरिका जब आखिरी निकला था, तो ये उसकी विजुअल्स हैं। और राइट हैंड पे जो है वो आपको जो है वो फाइनली जो ये चिनियोक जो हेलीकॉप्टर उसमें निकल रहे हैं वो दिखाई दिया। तो ये हिस्ट्री है, देखें, ये हिस्ट्री जब कैप्चर होती है तो इसी तरीके से होती है। लेफ्ट साइड पे आपको वियतनाम से जब ये निकले थे वो नजर आ रहा है, और राइट साइड पे मेरे जो है वो आपको वो चिनियोक जो है वो आज जो काबुल से ये फ्ली करके गए हैं और जब भागे हैं, तो ये उनकी जो है पिक्चर्स हैं। ये आगे आगे भी हिस्ट्री में ये रकम हो गई है जो आप कह रहे हैं। और ये, और जो करप्शन की आप दास्तान की बात कर रहे हैं, करप्शन की तो ये अजीब दास्तान रकम करके गए, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर। मतलब इवन इंडियन मीडिया भी बोलने में, अब जो उनके इंटीग्रिटी वाले हैं, जैसे कि आपने अभी ट्वीट चला रहे हैं अशोक स्वाइन साहब के, हम अपने व्यूवर्स को बोलेंगे इनको फॉलो करें ट्विटर पर। एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट है और ज़बरदस्त जो है वो प्रोफेसर भी हैं, और ये पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं इंडिया के, स्वीडन में होते हैं। और ये मोदी पॉलिसी के खिलाफ है, और ये जो जो सेकुलर इंडिया है उसको, उसका इमेज बहाल करना चाहते हैं। तो ये देखें वो क्या बात कर रहे हैं। और ये सब ये बात कर रहे हैं, और आप इनकी तवातुर से अगर ट्वीट देखें तो ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान जीत चुका है। आज अफगान तालिबान ने साबित कर दिया कि उनकी रिजिलियंस जो है, उनकी जो ब्रेवरी है, और उनकी जो पेशेंस और टॉलरेंस थी, वो आज जीती है। बेसिकली उनके पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं था, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन सब्र के साथ खड़े रहे। 20 साल पूरा उन्होंने सब्र किया। और बाय द वे, मुझे अजीब सी आज हैरत हुई थी, 20 साल का हिंसा कुछ अजीब है। जब आप नेल्सन मंडेला की भी हम बात करते थे कि 20 साल को उनको प्रिजन में रखा, और उसके बाद जो है वो 20 साल बाद आते हैं तो वो साउथ अफ्रीका में जो है वो छा जाते हैं। और इन्होंने भी पूरे 20 साल, तो 20 साल का कुछ जो फिगर है ना, उसमें कुछ मैजिकल चीज है इस मामले में, कि जब आप सब्र से टिके रहते हैं और सब्र करते हैं और पूरा आप वक्त देते हैं। आपने कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन नेटो फोर्सेस की और अमेरिका की इतनी बढ़ा दी अफगानिस्तान में कि उन्होंने खुद डिसीजन लिया इनखला का। जब उन्होंने खुद डिसीजन लिया इनखला का, आपने देखा क्या यहाँ पे अब वैक्यूम बन रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पेनिट्रेट होते चले गए। सो 2015 ऑनवर्ड्स इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेशन शुरू करी, एक एक कस्बा वस्बा इस तरह लेते लेते लेते। और ये विद इन 5 और 6 ईयर्स के स्पेन में जो है ना, तालिबान जो आया आज आपको जो है वो सदारती महल काबुल पे जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कोई ब्लड शेड नहीं किया। और एक और बात में, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया बता नहीं रहे, देखें यार, कभी भी ऐसा होता है कि पूरे पूरे जो है वो कैपिटल वापस लिए जाते हैं, पूरे पूरे कंट्री वापस लिए जाते हैं, वहाँ लूट मार होती है, वहाँ रेप होता है, वहाँ विक्टिमाइजेशन होती है, वहाँ पे अजीब लूटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, चीज़ें जला दी जाती हैं, लूट ली जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात साबित कर रही है कि ये वो लेजिट फोर्स है अफगानिस्तान की, जिनको हक हासिल है इस पे हुकूमत करने का। उन्होंने जोर बाजू पे, अपने जोरे बाजू पे वो दोबारा से वो चीज लिए जो उनसे छीन ली गई थी। वेस्टर्न मीडिया आज भी आपको गलत बातें करते हुए मिलेगा, कहेगा कि इन्होंने जो है ना कब्जा कर लिया। नहीं, आपने मुझसे एक चीज छीनी थी 20 साल पहले, अब मैं आपसे वापस ले रहा हूँ। तो मैं कब्जा नहीं कर रहा, ये मेरी चीज थी, मैंने फ्रीडम के लिए फाइट की, दोबारा ली। तो लेट्स नॉट कोट इट विदाउट द कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें ये बोलना कि कब्जा कर लिया, जैसे हमारे भी लिप्टार्ड और ये जो लिबरल्स हैं ये लिख रहे हैं उल्टा पुल्टा कि भाई हाँ, ये तो उसी कब्जा हो गया। कॉन्टेक्स्ट में एक मैं बात करना चाहूँगा, वो ये कि क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग तो काफ़ी सेंस रखते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको सेंस से नवाजा है, तो उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इस पूरी सिचुएशन को, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे, और सलमान भाई प्लीज़ आप उस पर थोड़ी सी रोशनी भी डालिएगा, कि जो तालिबान अफगानिस्तान में है वो और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसमें फ़र्क है। तो उस फ़र्क को हमने जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर है और ये जो तालिबान है बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखी कि वो उस माइंडसेट को लोग जो है वो पसंद नहीं करते हैं, तो ये कहने लगे कि आप अफगानिस्तान तालिबान को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप टीटीपी वाले जो माइंडसेट है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर डिस्टिंग्विश कर दीजिएगा जी। नहीं नहीं, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमने पिछले 1 या 2 प्रोग्राम पहले भी ये बात कही थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टीटीपी जो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसको बाकायदा रॉ, एनडीएस और सीआईए की सपोर्ट हासिल थी, और वहाँ से वो ट्रेन करके पाकिस्तान में भेजते थे इंसर्जेंसी करने के लिए और डिस्टेबलाइजेशन के लिए। ये प्योरली उनका प्रोजेक्ट था टीटीपी। और जो अफ़गान तालिबान है वो लिजिट बॉडी है अफ़गानिस्तान की, जैसा कि आपको पता लगा, जिन्होंने ये सब कुछ काम किया, और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है अफ़गान तालिबान। और अब आप देखेंगे कि जब ये पूरा ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे, अभी तो इन्होंने काबुल पे आज चले गए ना, और इन्होंने काबुल आज कैप्चर कर लिया। अब आप देखेंगे जो आप पाकिस्तान के सरहदी इलाके हैं, ये इनको पूरा क्लीन अप करेंगे प्रॉपर्ली। जब ये क्लीन अप करेंगे तो बहुत सारे जो है शवाहिद आपको आने वाले दिनों में आने वाले हैं आपके सामने, कि एनडीएस ये करवाता था, रॉ ये करवाती थी, सीआईए ये कराती थी, ब्लैक वाटर जो वहाँ बैठे हुए वो क्या करते थे, ये करते थे, वो करते। ये सब शवाहिद आने वाले हैं जब आपके सरहदी इलाकों। एक पाकिस्तान के लिए तो इसकी इम्प्लीकेशन इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान को अब अगर जैसे ये ऑपरेशन क्लीन अप कंप्लीट होगा, पाकिस्तान को अब वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तालिबान की तरफ से जो जो और ये फ़र्क है, मैं बेसिकली जो आपका सवाल था कि ये पहली बात तो ये दोनों के ऑपोजिट है। इसलिए ऑपोजिट है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को रॉ, सीआईए, एनडीएस इन्होंने बनाया था और ये पाकिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए भेजते थे। लेकिन इन्होंने अपनी रिजेम्बलेंस अफ़गान तालिबान से मिलाई हुई थी, ताकि पाकिस्तान में भी बैठे हुए लोगों को जो है वो पॉइज़न कर सकें, उनके ज़हनों को, और कन्फ्यूजन फैलाएँ कि भाई आप अगर इनकी फ़ेवर कर रहे हो अफ़गान तालिबान की, तो आप इनकी भी फ़ेवर कर रहे हो। नहीं, ये अलग है। यही तो कन्फ्यूजन है, यही तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में कन्फ्यूजन फैलाई जाती है, और जो माइंड्स है उनको पॉल्यूट किया जाता है ताकि आप ना समझ सकें फ़र्क। लेकिन अब ये बात वाज़े होती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत जो है और हमारे जो मीडिया है वो बहुत नाकाम रही है इस बात को समझाने के लिए, जो कि हम बहुत सिंपल से आपको बता रहे हैं। ये 2 अलग-अलग ग्रुप थे। एक को बाकायदा बनाया गया था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, और एक अफ़गान तालिबान जो लिजिट बॉडी है अफ़गानिस्तान की, जिन्होंने फ्रीडम फाइट करी, 20 साल तक लड़ते रहे, और आज अल्लाह ताला ने उनको नुसरत दी है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से, और ये बात साबित हो गई कि आप जज़्बा ईमानी से जब लड़ते हैं तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैटर नहीं करती। वेपन आपके पास कितना भी इंफीरियर हो, ट्रेनिंग कितनी भी इंफीरियर हो, अगर आपके पीछे जज्बा ईमानी है। और ये तो इंडियन कमेंटेटर भी आज बोल रहे हैं कि सब कुछ अफगान फोर्सेस को दिया गया अमेरिका की तरफ से और सब ना कुछ, सिर्फ लेकिन इंडियन कमेंटेटर बल्कि वेस्टर्न जो मीडिया है पूरा, वो भी जो है इनकी रेजिलियंस को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है। पेश कर रहे हैं। और ये बात तो अब साबित हो गई ना कि सब चीज़ें पैसा करवा सकता है, लेकिन आपके अंदर बहादुरी नहीं भर सकता। बहादुरी का कोई इंजेक्शन नहीं आता एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जो आपको लगाया था। ये आज बात साबित हो गई। और और ये मॉडर्न वॉरफेयर की हिस्ट्री का एक यूनिक केस है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी दुनिया की जो नेटो और मिलिट्री माइट के साथ यूनाइटेड स्टेट्स मतलब सुपर पावर अपने टाइम का आ जाए और एक लैंडलॉक कंट्री पे कब्जा कर ले, जिसकी समंदरी सरहद भी ना हो, लैंडलॉक कंट्री पे, जिसकी जिसकी जो सप्लाईज है वो भी बराबर की कंट्री से आती हो, पाकिस्तान से और इधर से उधर से, उस पर वो पूरी माइट के साथ हमला कर ले और सारी सरहदों को कंट्रोल करे, और उसके बावजूद भी एक ग्रुप रेजिलियंस दिखाते हुए, रेजिस्टेंस दिखाते हुए 20 साल के अंदर अंदर दोबारा से अपनी चीजें रिकैप्चर कर रहे हैं। ये अपनी नौयत का एक यूनिक केस है। इसको नहीं समझा जा सकता आसानी से अनटिल अनलेस कि आप ये इस बात पे बिलीव रखते हो कि अल्लाह ताला ने जो ये स्पिरिचुअल कुव्वतें हैं जो हेल्प करती हैं, जब जब जिन ग्रुप्स का स्पिरिचुअल कुव्वतें हेल्प करती हैं, ये वही ग्रुप्स जो है इस तरीके के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब तक कि आपके पीछे स्पिरिचुअल कुव्वतें नहीं हो, स्पिरिचुअल पावर्स नहीं हो जो अल्लाह ताला की खास अता कर दी है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की, अब देखिए उन्होंने करना क्या है, उनका एम क्या है, अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ निज़ाम उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। तो आप देखें नुसरत कैसी हुई है। और इम्प्लीकेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो आप याद रखें इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। उन्होंने आते के साथ ही बोला है कि हम इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से ख़त्म करके, ठीक है, इमारात इस्लामिया अफगानिया कर देंगे। समझ रहे हैं आप? तो बिकॉज दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द खिलाफा स्टेट। और ये उनके आप विजुअल्स भी साथ साथ चल रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ये उनके जनरल थे बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, उन्होंने आज जो किया है ये आपके सामने ही है कि हमारे हाथ बांध दिए थे उन्होंने और हमारे बैक पे, और जो है वो हमारा होमलैंड जो है वो सोल्ड कर दिया। और ये रिच मैन और ये गैंग, कौन रिच मैन गैंग, आप नाम लेना, अशरफ गनी, अमरुल्ला साले, नाम तो लें आप, ये उनके जनरल थे।
आप लिटरली, और ये आज क्या ट्वीट कर रहे हैं, मैंने ट्रांसलेट करके आपको शेयर करवाया है, हम लोगों ने आप ट्रांसलेट करके आपके साथ शेयर करा इसलिए क्योंकि फारसी में आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये आप देखें कि इनके जनरल बोल रहे हैं कि हमारे हाथ किसने टाइट किए थे, आप नाम ले, अमेरिका ने किए थे, इंडिया ने किए थे, या आपकी अपनी जो ये पपेट रिजीम थी गनी की, अशरफ गनी की, जिसने किए थे, जो भी था। नाउ द काबुल हैज फॉलन। अब आप जो भी ट्वीट करते रहे, स्टेटमेंट देते रहे, ग्राउंड पे जो होना था हो गया। और आपने देखे तालिबान की तरफ से कितने स्टेटमेंट है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बातें करते हैं, अशरफ गनी को देखें आप, बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी, अमेरिका देखें पाकिस्तान को जो है वो स्केप गोटिंग करने की कोशिश कर रही है। वो तालिबान ने ग्राउंड्स पे वो करके दिखा दिया। अब उनको कोई प्रेस की जरूरत नहीं है, पूरा वेस्टर्न मीडिया, पूरा ईस्टर्न मीडिया सब लगे हुए हैं कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि देखें आप, ये तो अब आप इसको ये तो नहीं कर सकते ना, आप ये तो नहीं दिखा सकते कि काबुल फॉल नहीं हुआ, हो गया तो बस हो गया। अब आप जितना भी इसकी मैनिपुलेशन इस खबर की करें, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि काबुल फॉल हो गया है, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना भाई, और किसके आगे हुआ है ये आपको बताना पड़ेगा। तो इन खबरों की मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, और इसमें पाकिस्तान का भी क्रेडिट है, जिसको आप छुपाएं भी तो नहीं छुपेगा। ठीक है, जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इस पूरी फ्रीडम फाइट को जो है सपोर्ट किया है, जो है इसका क्रेडिट पूरी उन फोर्सेस को जाता है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और अभी से नहीं, सोवियत यूनियन के ज़माने में भी किया और अमेरिका के ज़माने में भी किया। और इस जश्न आज़ादी के मौके पर जब पाकिस्तान की जश्न आज़ादी है, तो हम एक पाकिस्तानी को भी एक पैगाम देना चाहेंगे अपने हमवतनों को कि देखें, जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान को किसी पर्पस के लिए बनाया गया है, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं आप तो एक्स्ट्रा जीलियस हैं, आप जो है वो ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं, फलाएं। मैं उनसे आज एक सिंपल सा सवाल करता हूँ, अपने ज़माने की 2 सुपर पावरों को गिराने में पाकिस्तान का रोल रहा है, आप इसे डिनाई करेंगे? सोवियत यूनियन में आपका किरदार रहा है, ये सेकंड सुपर पावर है जो गिर रही है अफगानिस्तान में, जिसमें आपका कलीदी किरदार है, वाइटल रोल है आपका। और स्टिल हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान का तो कोई फायदा नहीं है, हम साथ रह जाते हैं और वही खाते, ठीक है ना, सब सब्जी भाजी साथ खा लेते, इस तरह की बातें होती थी ना, हम एक ही कल्चर था, एक ही फेस्टिवल थे। आज पता लगा आपको कि जब आप सेपरेट एक अपनी नेशन, आप इस तरह के फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, इंडिया के साथ कंबाइन होकर आप ले सकते थे, इंडिया से करवा सकते थे ये, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, यानी आप ज्वाइंट इंडिया में अगर रहते तो आप अफगानिस्तान की मदद कर सकते थे इस तरीके से। इस बात का तो आप जवाब दें। शेमफुली जो आप ये बात करते हैं अभी भी 73 साल बाद भी, पाकिस्तान से सारे फायदे उठा के, सारे बेनिफिट्स उठा के, सारे प्रिविलेज उठा के, उसी के पासपोर्ट पे आप बाहर जाके दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी लेते हैं। शर्म तो इन लोगों को आती नहीं है कि उसी पे सब कुछ मजे करते हैं, उसके बाद बात भी ये करते हैं कि नहीं होना चाहिए था। अरे तो आप चले जाएं, जो लोग वहां गए उनको, उनसे पूछ लें आप उनके साथ क्या हुआ है, सही है ना। तो भाई, और ये एक और इसी असना में आपने एक और फ्लैश कर दिया, ये पोम्पियो थे जो कि सेक्रेटरी डिफेंस थे ट्रम्प के ज़माने में। उन्होंने देखे हैं, उन्होंने बिल्कुल तनकीद का निशाना आज बनाया है बाइडेन को। उन्होंने कहा है कि इट लुक्स लाइक द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज जस्ट फेल्ड इन इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ओन प्लान, कि मतलब उनका खुद का प्लान था और खुद का प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं कर सके। तो आप ये देखें, अब ये तनकीद तो चलेगी, और आने आने वाले जो हफ्तों में आप देखेंगे ये बढ़ती चली जाएगी, और दोबारा से लोग बैक टू बेसिक जाएंगे और बोलेंगे कि आप गए क्यों थे। अब दोबारा से बहस शुरू होगी। और जो अशोक स्वाइन साहब का आपने ट्विटर पे भी फ्लैश किया था, ट्विटर पे ट्वीट, वो क्या बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 20 साल तक वहाँ के वाशिंगटन में बैठ के थिंक टैंक्स ये प्रेस करते रहे कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये करें। अब वो कह रहे हैं अगले 20 साल तक ये सोचते रहेंगे कि अफगानिस्तान में व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या, गलत क्या हुआ था भाई। वो 20 साल तक आगे बैठ के गलत क्या हुआ था। तो इन 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 थिंक टैंक्स को तो अपने पैसे बनाने हैं और अपनी पॉलिसी बेचनी है और सब कुछ करना ही, चलते रहेंगे। जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम करना था उन्होंने कर दिया। और ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका आपने अभी अब ट्वीट चलाया, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे, और देखे इन्होंने पूरी उनकी जो है वो शर्मनाक कहानी जो है वो अपने ट्वीट में समअप कर दी है कि गनी और उसके जो कंपनी है वो फ्री कर गई है उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और कह रहा मैंने हेलीकॉप्टर उनके देखे हैं, और जो है बाकी गाड़ियों में वो पैसे छोड़ गए इसलिए कि जो उनके बाकी लोग हैं वो उस पर लूटमार करते रहे और लड़ते रहे। मतलब शेमफुल, शेमफुल स्टोरी। जो गनी ने अपनी जो लेगेसी छोड़ी है वो बिल्कुल शेमफुल छोड़ी है। और हम तो कहते थे कि इसकी बात को सीरियस ना लें, ये काबुल के मेयर है। लोग हम पे हंसते थे कि अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट, हम बोलते इसको इतना बात सीरियस ना लें। और याद है आपको जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने उज्बेकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि बड़ी केयरफुली चूज किए हैं इमरान खान ने वर्ड्स, इसको इतनी इज्जत ये डिजर्व नहीं करता, इसको क्रिटिकली वहां पे आड़े हाथों लेना चाहिए था और सख्ती से। और आज तो देखें इसकी कोई हैसियत ही नहीं रही, आज ये नोबडी बन चुका है।
और एक चला इररिलेवेंट उर्दू में कहते इररिलेवेंट है, चला हुआ कारतूस है। देखें उसने, वो इंडिया से भी निगोशिएट कर रहा है कि अगर मैं आपके आगे पनाह ले लूं तो इंडिया ने भी झंडी दिखा दी कि भाई नहीं। तो अमेरिका से अब आपको देखा है कि अमेरिका उससे ज्यादा बेहतर है इस मामले में, गद्दारों को पालने में, हमेशा से पालते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको रिलीफ मिल जाए, उनको जो पैसे वो बैग भर भर के डॉलर्स ले गए उनको स्टैश करने का कहीं मौका मिले। लेकिन ये बात बता दूं आपको, मैंने इसके पहले प्रोग्राम में भी किया, जो गद्दार होता है ना, उसकी जो बकिया जिंदगी होती है वो बहुत खराब होती है। जब वो पावर में होता है तो फिर भी थोड़ी सी जो है ना वो बचा लेता है पावर की वजह से अपनी चीजें, उसकी बाकी जिंदगी बड़ी खराब होती है। ना उसके बच्चे कभी बोल पाएंगे फखर से कि मैं अशरफ गनी का बेटा था या बेटी थी, ना अमरुल्ला साले के बारे में बोल पाएंगे। और ये जहां जाएंगे अफगानी पेट्रियट, अफगानी सही अफगानी जो अपने जो है कंट्री सिंसियर है, जहां वो उनको मिलेंगे, ये जो और लोग मिलेंगे दुनिया के जहाँ फ्री वर्ल्ड है जहाँ मिलेंगे, वो इनको क्रिटिसाइज करेंगे, इनको जलील करेंगे रोडों पे चौराहों पे। और अभी तो ये फ्ली कर गए, अगर ये फ्ली नहीं करते तो आपको पता था क्या होना था, इसका नजीबुल्ला वाला हाल होता था। तालिबान इसको टांग देते कहीं प्रेसिडेंशियल पैलेस में। ठीक है, जो ट्रेचरी इसने की है, जो जिस किस्म का जिस लेवल पे इसने जो है ट्रेटर बन के साबित किया अपने आप को, इसको लटका देते नजीबुल्ला की तरह, जैसे कि वो 96 में हुआ था जब ये आए थे पहली दफा। तो अभी तो ये भाग गया और ये बातें कर रहा था बहुत बड़ी बड़ी बहादुरी की, और आपने सामने देखा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब पाकिस्तान को भी इसमें से लेसन लेना चाहिए कि ये जब इस तरह के पपेट्स आपको धमकियां दें और आपके खिलाफ वैनम उगले ना, तो इसके खिलाफ कोई काउंटर स्ट्रेटेजी आप बनाए, ठीक है ना, और उनका जवाब देना सीखे और बड़ा क्रिटिकल जवाब देना सीखे, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है ना उतनी शॉर्ट लिव्ड होती है। पपेट्स होते हैं ना, प्रॉपर्टी आवाम की उससे तो आते नहीं है पावर में, ये तो किसी फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेज ने इनको बिठाया होता है, तो इनकी शॉर्ट लिव लाइफ होती है। उस शॉर्ट लिव लाइफ में इनको बर्दाश्त ना करें, इनको बड़ा क्रिटिकली आड़े हाथों लें, ताकि इनको अपनी औकात याद रहे। तो आपके पाकिस्तान के लिए भी लेसन है, पाकिस्तान के लिए अब अच्छी बात है कि उसका वेस्टर्न बॉर्डर जब ये क्लीन अप मिशन पूरा हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा, और अब पाकिस्तान पूरी तवज्जो दे सकेगा ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, और अब पाकिस्तान को रुकना नहीं चाहिए। हाँ, इम्प्लीकेशन इसके असरात ये होंगे अगली स्टेप पे, अब पुश करना चाहिए कश्मीर का केस। अब आपको ट्राइड एंड टेस्टेड बात समझ में आ चुकी है कि ये चीजें जोरे बाजू से ली जाती हैं। अब आपको बात समझ में आ रही है, अफगान तालिबान अगर हमारी तरह यूएन रेजोल्यूशन का वेट करते अहमर, तो उनकी 2 नस्लें निकल जाती। हमें एब्सोल्युटली। हमें 73 ईयर्स हो चुके हैं वेट करते हुए, यूएन रेजोल्यूशन यूएन रेजोल्यूशन यूएन रेजोल्यूशन, बचपन यानी से और सुन रहे हैं। यूएन रेजोल्यूशन भी हल नहीं है मसले का, मसलों का हल जो होता है वो इस तरह जी से होता है हमारे बिल्कुल सामने नहीं है, एक बिल्कुल नहीं है। आप एग्जाम्पल आ चाइना ने, गया। आपने लद्दाख में चाइना को देखा क्या किया चाइना ने, उन्होंने आके जगह ले ली और उन्होंने बोला यहाँ से निगोसिएशन शुरू होगी, अब जहां तक हम ले चुके हैं ये तो नहीं दे रहे हम वापस। जब आप एक चीज कैप्चर कर लेंगे ना, सुनिए, अच्छा आप चीज कैप्चर कर लेंगे ना, और अगर सीज फायर होता है दुनिया की पावर्स के प्रेशर में भी, तब आप निगोशिएशन टेबल बैठेंगे, तब आप यूएन की रेजोल्यूशन निकाल के सामने रखना, बोले भाई देखो ये आपने पूरी नहीं की थी इसलिए हम आए थे, इतना जुल्म आपने किया था, 370 आपने लगा दी थी, चुपके से आप डोमिसाइल इशू कर रहे थे, ठीक है ना, ताकि हिंदुओं की तादाद बढ़ जाए कश्मीर में, ताकि जब प्लेबिसाइड हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि प्लेबिसाइड आप करा सकते हैं, रायशुमारी करा सकते हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है, उस वक्त क्या हो कि हिंदुओं की तादाद ज्यादा निकले, आप बोले भाई अब तो हमारा ही है, क्योंकि तो हिंदू मेजोरिटी जो है वो प्रोविंस हो गया हमारा, ये तो आप इस चीज का वेट कर रहे हैं। इसके बाद फलस्तीनियों को भी और हिम्मत मिलेगी, कश्मीरियों को भी और हिम्मत मिलेगी, या आप ये मत समझे इसमें डोमिनो इफेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि एक दफा तालिबान ने इस्लामिक निज़ाम, सही मानों में इस्लामिक निज़ाम कायम करके दिखा दिया अफगानिस्तान में, मैंने आपको इससे पिछले प्रोग्राम में बताया, उसका डोमिनो इफेक्ट होगा, उसके असरात उज़्बेकिस्तान भी लेगा, ताजिकिस्तान भी लेगा, तुर्कमानिस्तान भी लेगा, ईरान ऑलरेडी 1979 में रेवोल्यूशन आ चुका है, वो ऑलरेडी अपने आप को जो है वो क्लेम करते हैं कि हम तो वैसी तरीके से चला रहे हैं, इस्लामिक तरीके से उनके मुताबिक। और अगला इसका जो असर है वो पाकिस्तान में आना है ना, पाकिस्तान ने जो हेल्प करनी थी वो इस तरीके से कर दी, अब जो ये रिवर्स रिएक्शन आएगा वो पाकिस्तान में अब बढ़ जाएगी, क्योंकि कंट्री तो ये था जो इस्लाम के नाम पे लिया गया था। एग्जैक्टली। असल में तो शुरुआत यहां से होनी थी, लेकिन तालिबान ने हिम्मत दिखाई, तालिबान ने सारा सब कुछ करके दिखाया, ठीक है ना। इमारात इस्लामिया अफगानिया वो वहां पहले बना रहे हैं जो कि यहाँ पे पहले बननी थी, और आपको भी ये रिपब्लिक स्टेट खत्म करनी पड़ेगी। आज इन्होंने क्या कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का नाम हम बदल देंगे, क्योंकि रिपब्लिक स्टेट तो वही है जिसमें सॉवरन जो होता है वो आइन होता है और अवाम होती है। इस्लामिक निज़ाम में तो अवाम और आइन सुप्रीम नहीं होते, अल्लाह और उसके रसूल का लाया हुआ निज़ाम सुप्रीम होता है,
और अल्लाह और उसके रसूल का अहकामात सुप्रीम होने का मतलब है जो आपको दे दिया गया है कुरान और शरिया में, आप उसके मुताबिक चलेंगे। आप अगर असेंबली में बैठ के 300 से ऊपर लोग मिलके अगर ये पास कर दें कल से कि गे मैरिजेस हो सकती हैं, तो क्या आप मानेंगे उसको? वेस्ट में तो यही होता है, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी। तो अगर वो गे मैरिज, जहां पर यूएस स्टेट्स में जहां गे मैरिजेस ऑन हो गई, वहां पर क्या किया स्टेट ने, भाई एक लेजिस्लेशन पास की कि यहाँ हो सकती है, मेजोरिटी ने साइन कर दी, हो गई। रिपब्लिक का मतलब तो ये है। और आपने आइन में जो रखी हुई है क्लॉज के कोई कानून कुरान और जो है वो सुन्ना के मुताबिक नहीं होगा, अगर होगा, अगर कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो वो नल एंड वाइड होगा। आपने तो ऐसा भी कुछ भी नहीं किया, वो भी पैराग्राफ पर लिखा हुआ है, क्योंकि सूद का निजाम यहाँ पूरा चल रहा है। पॉलिटिकल निजाम यहाँ डेमोक्रेसी है जो कि इस्लाम की बेसिस पे नहीं है। सोशल जस्टिस भी यहाँ पे नहीं है, वेलफेयर भी नहीं है यहाँ पे इस्लामिक, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है इस्लामिक निजाम। और आप एक प्रीफेस में बस एक चीज लिख के बैठ गए अपने आइन के शुरू में कि भाई कोई भी कानून इस मुल्क में कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं बनेगा, अगर कॉन्ट्रडिक्शन में बना तो वो वाइड एमनिस्टी होगा और नल एंड वाइड होगा, पहले से उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो बहुत सारे कानून यहाँ पे नल एंड वाइड है फिर तो। ये तो चीज आपकी थी, आप हिंदुस्तान से अलग हुए थे, ये जश्न आज़ादी के मौके पर भी आप पैगाम के तौर पे समझ लें, अपने व्यूअर्स के लिए हम ये कह रहे हैं कि आप बने थे इस्लाम के नाम पे, आप कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। और बाजी कोई और ले गया, इस काम को इम्प्लीमेंट करने में बाजी कोई और ले गया, और अभी उनको भी मुश्किलात आएंगी, लेकिन जो उन्होंने जो है वो सेट की है फाउंडेशन, जो उन्होंने फाउंडेशन सेट की है, वो नजर आ रहा है कि वो कायम भी करके दिखा देंगे आप, वो कायम भी करके दिखा देंगे। वो किसी लॉबिंग के चक्कर में नहीं रहे, वेस्ट क्या बोलेगा, ईस्ट क्या बोलेगा, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। आपने देखा तालिबान ने कोई परवाह की है, कौन क्या बोलेगा? जो बात उनको सही लगी थी उन्होंने वो करके दिखा दी। अब लोग मजबूर हैं उनकी तारीफ में लिखने के लिए, बोलने के लिए। हम क्यों इतना शाये हैं? और हमारे पीछे तो इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, हमारी आइडियोलॉग देखें, अल्लामा इकबाल टाइप के आइडियोलॉग है हमारे, जिन्ना साहब जैसे लोग हमें गिफ्टेड मिले, जिन्होंने फाउंडेशन डाली कायदे आजम ने, स्ट्रॉन्ग। उनके खुतबात देखें आप, जो उन्होंने तकरीरें की हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाली है कि आप किस लिए बने। स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा ना कि निज़ाम वो होना चाहिए कि जो जिसमें सूद ना हो। आप बताएं, आप फाउंडर आपका बोल रहा है कि नहीं हो, लेकिन निज़ाम अपने वही फिल्थी इंटरेस्ट बेस लगा, इससे जब तक आप निजात नहीं पाएंगे नहीं होगा मामला। पॉलिटिकल निज़ाम वही फिल्थी डेमोक्रेसी। क्यों आप शरायत की तरफ नहीं जाते? क्यों आप अपने जो पायस और काबिल तरीन एजुकेटेड लोग एक सिस्टम के तौर पर ऊपर नहीं लाते, जो कि मजलिस, आप अपनी पार्लियामेंट को मजलिस शूरा बोलते हैं बाय द वे, जो जिन व्यूअर्स को पता नहीं है हमारे, आप हमारी पार्लियामेंट को जो है ये मजलिस शूरा भी बोलते हैं कि भाई मजलिस शूरा है, यानी वो जो खलीफा को चुनती है। और उसमें लोग देखें आपका कौन बैठे हुए हैं उसमें, जब तक एजुकेटेड और पायस और शरीफ नफ्स लोग और इंटीग्रिटी वाले और ईमानदारी वाले जिनका पास साफ हो, वो जब तक ऊपर आके नहीं बैठेंगे तो वजीर आजम कैसे जो है वो साफ सुथरा ऊपर जाएगा, ये सदर कैसे साफ सुथरा ऊपर जाएगा, ये वजीर आला अपने अपने सूबों में कैसे साफ सुथरे ऊपर जाएंगे। और जब तक वो साफ सुथरे ऊपर नहीं आएंगे वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं लेके आएंगे, क्योंकि लीडरशिप तो टॉप टू बॉटम जाती है फिर। तो ये अब इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। हमारा काम था जो है तालिबान उस पर जो है वो बाजी ले गए, हमें अब इसका डोमिनो इफेक्ट रिवर्स जो है हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। हम बने थे इस्लाम के नाम पर, हम टू नेशन थ्योरी के नाम पर पढ़े थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम है। हमें कायदे आजम ने अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में कहा था कि हमें नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में एक रियासत चाहिए जहाँ हम इस्लाम का निज़ाम के मुताबिक जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकें, और जब वो प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, वो फाइन ट्यून हो जाएंगे सिस्टम, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे इसको दूसरे इस्लामी ममालिक तक। ये था हमारे फाउंडर्स का ख्वाब, जो कि अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। 73 साल हम वेट कर रहे हैं, और हमारा पड़ोसी जो है वो जज्बा ईमानी की बलबूते पे वो बाजी ले गए। आज उन्होंने फाउंडेशन बना दी, वो एब्सोल्युटली। रिपब्लिक को उन्होंने रिजेक्ट किया। दे डोंट केयर अबाउट टू पीनट्स, रिजेक्ट किया है उन्होंने आउटराइटली कि हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, हम वो शरायत वाला सिस्टम बनाएंगे और साबित करके दिखाएंगे। और आप देखिएगा वो कितनी स्पीडी जस्टिस और इसका निज़ाम बनाते हैं। वैसे भी उनका जो दौर था 5 साल जो मिले थे उनको 96 से 2001, उन्होंने पूरा स्पीडी जस्टिस बनाया था, फौरन फौरन फैसले होते थे। आपका निज़ाम देखें अदालती, सालों सालों सालों, बंदा खत्म हो गया, केस अभी तक चल रहा है। आपको अब बहुत ज्यादा जो है ना जरूरत है कि इस वाक्य से सीखें और अपने अंदर अब वो चेंज लेके आए, ठीक है ना। अगर आप नहीं लाएंगे, आप वेट करेंगे, तो नेचर के अपने कानून है, याद रखिएगा। या तो अंदर से कोई रिवोल्यूशन फूटेगा, या बाहर से कोई जो है वो इन्वेडिंग आर्मी आएगी आपको सबक सिखाने के लिए। यही हिस्ट्री का लेसन है।
बगदाद जब फॉल हुआ था यही हुआ था, सब कुछ सही था, बाहर से तातार आए, उन्होंने नेस्त नाबूद करके रख दिया। ठीक सलमान है। भाई, जब हम बात कर रहे हैं तो उस दौरान एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट मुझसे शेयर की गई है, वो ये है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं वो शायद कल प्रेसिडेंसी अफगानिस्तान की जो है वो एज्यूम करेंगे। और लोगों को बताता चलूं कि ये वही हैं जो कि तालिबान के हेड थे दोहा कमीशन में जो निगोसिएशंस हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसके। तो ये एक खबर आ रही है और इसका जो इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, और हमें जो है सारी सूरत हाल कल तक जो है मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और जब वो प्रेसिडेंसी के तौर पे रिज्यूम करेंगे। इसके अलावा साथ साथ एक और चीज़ ये कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि काफ़ी लीनियंट उनकी एक पॉलिसी इस बार जो है उन्होंने प्रॉपर जो है वो दी है। उन्होंने प्रॉपर्ली बताया है कि जो ख़वातीन हैं उनकी तालीम के हवाले से, उनकी जॉब करने के हवाले से उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। और उन्होंने जो कैबिनेट जो बनानी है उसमें भी जो है वो ख़वातीन हैं उनकी जो नुमाइंदगी है वो भी वो देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार क्या डिफरेंट माइंडसेट के साथ तालिबान जो हैं वो अपनी जो गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान में कायम करेंगे? जी बिल्कुल, दे हैव लर्नड अ लॉट। इस 20 साल के प्रोसेस में वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और हम पिछले प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि अब वो तालिबान वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तालिबान बहुत चेंज हो चुके हैं। और देखो, हमने स्पेशल फोर्सेस बनाई जो बदरी के नाम से थी, बदरी 313, मतलब जो बदर में 313 सहाबा थे उनके नाम पर उन्होंने पूरी अपनी स्पेशल फोर्स बनाई है, बदरी 313। और वो वेल इक्विप थी वो फोर्स, और वो आगे आगे थी ये सब शहरों को कैप्चर करने के लिए। वो बहुत चेंज हो चुके हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है, वो समझ आ चुके हैं कि वो इंटरनेशनली तौर पर वो कैसे वो करेंगे, क्योंकि देखें निगोसिएशन वाले प्रोसेस में वो पूरी दुनिया में गए। वो दोहा भी जाते थे, वो पूरे रीजन में भी जाते थे, उनसे लोग मिलते भी थे, उनको सजेशन भी देते थे, उनको बोलते भी थे। उन्होंने सब जो है वो काम की चीज़ें रखी हैं, उन्होंने सब कुछ जो है उस पर गौर किया है। और आप उनका बड़ा चेंज भी, अब आपने बिहेवियर चेंज देख तो लिया, कोई भी शहर उन्होंने वायलेंस के जरिए नहीं कैप्चर किया, वो सुकून से पीसफुली किया। तो ये तो ऑलरेडी इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है कि वो उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है। और आने वाले दिनों में और आपको और चेंज होता है, और आप देखेंगे अगले चंद ही हफ्तों में वो बाकायदा जो है वो जब ये डिक्लेयर कर देंगे सब कुछ, उसके बाद उसको इसको जो है रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे इंटरनेशनली, चाइना, रशिया और हम सब उसको रिकग्नाइज करेंगे, पाकिस्तान भी करेगा। और उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा क्या कि वो बाकायदा अब जो है वो, अब तो वो चाइना और रशिया से बाकायदा असला ले सकते हैं ना। अब तो आप ये नहीं बोल सकते, अब तो एज ए हुकूमत के तौर पे वो बोलेंगे ना हमारी मदद करें, हमारे यहाँ डिफेंस इंडस्ट्री लगाएं, हमारे यहाँ कार इंडस्ट्री लगाएं। अब वहाँ पे देखें जो बेरोजगार अफगानिस्तान में लोग घूम रहे थे, जो कि अशरफ जो ये पपेट था अशरफ गनी, इसकी माफिया में जो सब खा गए, जो अमेरिका से पैसे मिले थे ये सब खा गए, और वेलफेयर पे तो कुछ ही नहीं लगाया। अब ये बाकायदा पूरे पूरे निगोसिएशन के जो है वो दौर चलेंगे, और पूरे मुआहदे होंगे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज भरी हुई हैं अफगानिस्तान में उनको एक्सट्रैक्ट करने के मुआहदे होंगे, चाइना आएगा, रशिया आएगा, यानी कम ट्रेड से कम के ये ऊपर फोकस किया जाएगा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ट्रेड पे फोकस होगा। और आप ये पाकिस्तान की तरह ये जो स्नेल पेस से काम नहीं होगा, आप देखना आने वाले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ये बड़े बड़े मुआहदे होने वाले हैं, और इसको स्ट्रेंथन करेंगे। और एक अच्छी चीज क्या हुई है इस पूरे प्रोसेस में, 20 साल में अमेरिका ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया, इंडिया ने जो 3.5 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की वो डूब गई, और जो अमेरिका ने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो छावनियां बनाई, जो रोड्स बनाए, सब पूरा, वो सब के सब तालिबान को इनहेरिटेंस में मिल गए उनको। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप पाकिस्तान में बनाते हैं ये डैम, तो आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है, आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है, उस पर आपको 25-25, 30-30 साल सूद देना पड़ता है, वो कर्जा कभी नहीं होता था। तालिबान को ये सब चीजें फ्री मिली। ऑक्यूपेशन फोर्सेज आई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया अपने लिए, छावनियां बनाई अपने लिए, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की दिखाने के लिए 3.5 बिलियन की डैम बनाया, ये बनाया, वो सब इनको इनहेरिटेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। इनको कोई आईएमएफ को पैसे नहीं लौटाने, इनको कोई वर्ल्ड बैंक को पैसे नहीं लौटाने, क्योंकि अगर इनको कोई बोलेगा भी कि आपने, हमने थोड़ी लिया है, वो तो पपेट रजीम थी, किसी ने साइन करवाया, हमें तो नहीं लिया। सीधी सी बात है और बड़ी समझदारी वाली और अंडरस्टैंडेबल बात है। तो इनको सब चीजें अब मिली इनहेरिटेंस में। अमर मत भूलिए 20 साल पहले तक कुछ नहीं था, अब इनको एक चीज जो है वो फाउंडेशन मिली है। अब उस पर ये मजीद काम करेंगे, मजीद चीजें करेंगे, और आपको अफगानिस्तान के जो आवाम भी है, और आप पे भी से भी प्रेशर कम होता नजर आएगा। आपके जो रिफ्यूजीज हैं, आप रुक जाए, चंद महीने और रुक जाए, थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाए, अमन आ जाए, अल्लाह करे कि कोई इस तरीके की इंसर्जेंसी और सिविल वॉर की तरफ नहीं जाए, क्योंकि अंदर कुछ फोर्सेज अभी बैठी हुई है। हम इसको भी पीरियड लगा के खत्म नहीं कर रहे वाकई को, इसमें कुछ फोर्सेज अभी बैठी हुई है ब्लैक वाटर और ये वो, जो करेंगी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी। लेकिन ओवरऑल जो है वो कंट्रोल में है सिचुएशन अफगान तालिबान के। और जैसे ही स्टेबलाइज हो जाएंगे तो आप देखेंगे जो 3 मिलियन अफगानियों की आप बात करते हैं तो वो यहाँ पर
वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए आप नजर आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो गई। एक बैठा हुआ एनिमी वहां से ऑटोमेटिकली वहां से आउट कर दिया गया जी तालिबान के जरिए। आपके रिफ्यूजीज वापस जाएंगे, और ट्रेड में जो सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा वो पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान से जो अफगान ट्रेड होगी वो बहुत तेजी से होगी, और अब बाकायदा टैक्सेस भी आपको कलेक्ट होते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान का टूल बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ट्रेड बढ़ेगी टूल बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें बढ़ेगी। तो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है आज। अब पाकिस्तान को इसको एक फर्दर एक स्टेप आगे लेके जाना चाहिए, उनसे भी सीखना चाहिए कि जैसे है कि हमारे यहाँ भी जो इस्लामिक जो कानून है उनको उनका नफाज जो है वो वन बाय वन करते चले जाए। और अब आपका वेस्टर्न बॉर्डर क्लियर हो चुका है, अब आप जरा ईस्टर्न बॉर्डर पर तवज्जो दें। वो एनिमी जो आपको 20 साल से 150 बिलियन का नुकसान करा चुका है, 70,000 से करीब आपके बंदे शहीद करा चुका है, टीटीपी बीएलए और ये सब कुछ करके। अब आपको उसको जो है वो डील करना है। और अब आपको उसको जो है वो कैसे डील करना है आपको पता लग गया। पीस से कुछ नहीं होगा। अब वो कोशिश करेगा आपको पीस का फिर झांसा दे एक दफा, झांसे दे के पीछे से प्रॉक्सी करे कहीं से इधर उधर से। अब आपको उसके झांसे में नहीं आना। अब आपको कश्मीर का जो केस है वो उसको पुश करना है, और बहुत पूरी ताकत से पुश करना है, ताकि कश्मीरी भी जो है वो अंदर से फिर पुश करें, आप बाहर से पुश करें, दुनिया प्रेशर डाले, और इसका भी कुछ सेटलमेंट हो फाइनली। कश्मीरियों को आप एक दफा फ्री कर दें, और उसके बाद उनको चूज कर दें। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें तो रहें, ना रहना चाहें ना रहें। उसके अलग अलग है, उस पर कभी अलग से एक पूरी जो है वो हम प्रोग्राम करेंगे कि ये क्या केस है। अगर रहना चाहें तो क्या उसके इम्प्लीकेशन है, ना रहना वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसको पुश करना चाहिए। अफगान तालिबान से सीखना चाहिए कि उनकी जो बहादुरी है, जज्बा ईमानी है, आज उन्होंने उनको नुसरत का दिन दिखाया, और अल्लाह के फजल करम से आज वो जीते हैं। और वो कामयाबी की जो गूंजें हैं वो मगरिब में आज गूंज रही हैं। और मगरिब को एक बात समझ में आई है कि आप हर चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं, बहादुरी नहीं खरीद सकते, ईमान नहीं खरीद सकते। जो बिक गए वो बिक गए, और तारीख में लिख दिए जाएंगे एज ए गद्दार। जो नहीं बिके वो खड़े रहे, एंड दे रिफ्यूज टू बैंड देयर नीज इन फ्रंट ऑफ दिस माइटी एम्पायर। और ये भी लिख दिया जाएगा तारीख में। और ऐसे बहादुर लोग शायद ही तारीख में देखे हो जो इतनी बड़ी मिलिट्री माइट के आगे खड़े हो जाए और रिफ्यूज कर दें। अब मैंने तो सेक्रेटरी पॉम्पियो से उनकी जो मीटिंग हुई थी मैंने देखा कि सब खड़े हो गए सेक्रेटरी पॉम्पियो के आने पे, और जो अफगान तालिबान का जो निगोशिएटर था वो खड़ा भी नहीं हुआ अपनी जगह से। मैंने ये देखा कि उसने एक एरोगेंट जो है वो सुपर पावर को किस तरीके से उसकी जो नाक है वो रगड़वाई है जमीन पे। ये विजुअल्स हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का है इसमें से, कि देखें अगर आप जज्बा ईमानी से और हक पे खड़े हुए हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। और हम जो सर बात करते हैं जश्न आज़ादी के वाले से कायद आजम का कोट शेयर करते हैं कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। जब इस तरह की श्योरिटीज आपको मिली हुई है ऑलरेडी, सो किस चीज़ से आप डर रहे हैं? इसको आगे लेके जाएं। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी, जो पाकिस्तान स्केप्टिक्स थे उनको ऑलरेडी मेरा जवाब है कि अब आपको नजर नहीं आ रहा कि दो सुपर पावर्स को विद इन अ स्पैन ऑफ 40 to 50 years अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मदद के जरिए जो है वो चने चबवा दिए। आपके सामने हुआ है। ये मैं कोई कहानी फैब्रिकेटेड नहीं बना रहा। 79 से लेके 89 तक सोवियत यूनियन जब रहा 10 साल अफगानिस्तान में, पाकिस्तान की मदद अगर नहीं होती जंग नहीं जीत सकते थे अफगान। और यहाँ पर भी 20 साल पाकिस्तान की अगर मदद शामिल नहीं होती तालिबान अफगान तालिबान के साथ, तो ये चीज़ अभी इस मौके पर तमाम नहीं आता है। बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का, लेकिन वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होगा। और वो अच्छा है, वो पोशीदा ही रहे। हम कोई मार्केटिंग के लिए काम नहीं करते। पाकिस्तान को कभी करना भी नहीं चाहिए मार्केटिंग का काम। पाकिस्तान ने अरब इसराइल वॉर में जॉर्डन में अपनी एयरफोर्स भेजी है, जो कमर्शियल फ्लाइट्स लेके जाते थे और वहाँ का वर्दी पहन के जो है वो इसराइली जो है वो जहाज गिराते थे। पाकिस्तान ने ये काम बोस्निया में किया है, मशरकी तैमूर में किया, यू नेम इट। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, अगर मैं यहाँ लिस्ट डाउन करना चाहूँ बहुत लंबी बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने हर जगह मदद की है। तो प्लीज़ ये रोल पाकिस्तान का मत भूलें। अगर ये आज़ाद नहीं होता और अगर ये इंडिया के साथ होता, जॉइन इंडिया के साथ, क्या आप ऐसे बोल्ड फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ले सकते थे? सिर्फ मेरा आज के लिए आपका यही सवाल है, इसका आप जवाब ढूंढें। कि आप ऐसे बोल्ड डिसीजन ले सकते थे जो अभी तक ये बोलते हैं कि हमें साथ रहना चाहिए था और टू नेशन थ्योरी जो है वो रद्द कर देनी चाहिए? उनसे मेरा एक ही सवाल है, आप ऐसे बोल्ड फॉरेन पॉलिसी ले सकते थे? कभी नहीं ले सकते। बल्कि आप खुद ही मोहताज होकर बैठे रहते, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में था। इसीलिए जिन्ना साहब ने कायदे आजम की बात करी, और जब गांधी साहब ने कहा कि आप जो है ऐसा करें कि आप इंडिया को अलग ना करें, पाकिस्तान इंडिया को अलग ना करें, और आप जो है वो पहले जो है वो गवर्नर जनरल या वजीर आजम बन जाएं यहाँ के, ज्वाइन इंडिया के, तो जिन्ना साहब ने उनको ये कह के रिफ्यूज कर दिया कि आपकी और मेरी उम्र का क्या भरोसा, और आपके बाद इस चीज़ की श्योरिटी कौन देगा कि जो है वो हिंदू मेजोरिटी इंडिया जो है वो मुसलमानों को सप्रेस नहीं करेगा। श्रूड शार्प आदमी थे, गॉड गिफ्टेड। उनका ये जवाब से ही गांधी समझ गया था कि अब दाल गलने वाली नहीं है, ये लेके ही रहेगा अलग कंट्री। और जिन्ना साहब ने वही क्या कहा, आजम ने
कंट्री अलग लेके दिखाया तमाम तर अपोजिशन के बावजूद। और एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के हवाले से हम नहीं कर सके स्पेशल प्रोग्राम। आखिरी जुमला मैं अदा कर दूं, ये लीस्ट कॉस्ट थी, पाकिस्तान का बनना लीस्ट कॉस्ट थी। खिलाफत का टूटना, और खिलाफत को टूटने में जो कम से कम कॉस्ट बेयर कर सकती थी ये शैतानी कुव्वतें, वो लीस्ट कॉस्ट के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान बड़ा भारी दिल के साथ एक्सेप्ट किया उसका बनना। ये लीस्ट कॉस्ट थी, ये बहुत भारी जुमला मैं अदा कर रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। लीस्ट कॉस्ट थी जो भारी दिल के साथ उन्होंने अदा करी खिलाफत टूटने पे, उस्मानी खिलाफत टूटने पे पाकिस्तान का बनना। और इंशाल्लाह जो ये डिस्कनेक्ट हुआ है खिलाफत टूटने पे इसका बनना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे जाके यही कंट्री और अफगानिस्तान यही वो इलाका है। मत भूलिए हदीस में इसी रीजन का जिक्र है, खुरासान। आप ये फिर याद रख लें, हमने रमज़ान में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम किए थे खुरासान पे। ये वही रीजन है, दोबारा से हया का काम यहीं से होगा। दोबारा से जो खिलाफत मुसलमानों की कायम होनी है इमाम महदी की, उसकी हिमायत में जो लश्कर जाएगा वो इसी एरिया से जाएगा जिसे हम खुरासान बोलते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं अफगानिस्तान में। इसका डोमिनो इफेक्ट जाएगा मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम मालिक तक भी, और यही रीजन फिर इंशाल्लाह स्ट्रगल करेगा दोबारा से उस खिलाफत के लिए जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है और मलूकियत में तब्दील हो चुकी है। और यही हम और यही मलूकियत का शुरू होना वाक़या करबला में भी जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसका यही है कि मलूकियत शुरू हो गई थी खिलाफत के बाद। तो हम सारी चीज़ों को अगर आज कनेक्ट करने बैठ जाएं तो ये सारे डॉट आज ही बिल्कुल। कनेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन हम जो है वो आगे वाली नशिस्तों के लिए भी कुछ रखते हैं। जी हाँ। बिल्कुल सलमान भाई, हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, उन्होंने भी जो है वो कमेंट्स किए हैं। सुभान खान ने हमें ज्वाइन किया था, इसके अलावा सैयद मोहम्मद हामिद शाह हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। उनका एक सवाल था जो कि जाते जाते मैं प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है इन कमेंट्स के हवाले से। यासिर जलील ने भी ज्वाइन किया, साथ साथ एक और फेसबुक के यूट्यूब के ऊपर एक यूज़र हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। काफ़ी कमेंट्स आए हैं। अच्छा, इसमें से एक कमेंट जो है वो काफ़ी क्योंकि रेलेवेंट भी है, एक सवाल उन्होंने किया है। उन्होंने सवाल ये किया है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में तुर्की का क्या रोल होगा अफगानिस्तान में, क्योंकि तुर्की जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करने चाह रहा है अफगानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से। और हमने इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन भी की थी अपने पिछले प्रोग्रामों में, और आपने कहा था, जिसके अंदर आपने दो टोक अल्फाज में कहा था कि तुर्की को नेटो की जो हिमायत है उससे उनको निकलना पड़ेगा, और तब जाके वो तुर्की जो है वो प्रॉपर्ली अपना किरदार अदा कर सकता है। तो इन्होंने ये सवाल किया है हमसे। तो जाते जाते सलमान भाई अगर मुख्तसरन इसके ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें। जी जी, तुर्की का रोल बीच में उर्दुगन साहब ने ये कहा था कि जो है वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है वो हम देंगे। तालिबान ने उस पर बड़ी नागवारी का इजहार किया। तुर्की अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है, बिल्कुल अदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो नेटो से बाहर आए। आप कोई भी ऐसे अलाइंस में अपने आप को नहीं रख सकते जो कि बेसिकली जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो मिलिट्री आर्म है वो नेटो है। तो आप उसके अंदर अपने आप को रख कर इस्लामिक जो है वो कंट्री की फेवर में बात किस तरीके से कर सकते हैं? यानी आप दुश्मन के अलाइंस के साथ बैठे हुए हैं, उसका मेंबर है, और आप कैसे बात कर सकते हैं? जो ये परसेप्शन है जो उर्दुगन साहब ने दोबारा से अहिया का काम शुरू किया, और ये जो ड्रामे आपने देखे टर्किश जो बने अर्तुगल और ये उस्मान और ये बाकी जो है सल्जूक पर जो बने, ये बहुत अच्छा काम है उनको अपनी दोबारा से रिमाइंड कराने के लिए। लेकिन जब तक कि आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ ऐसी नहीं करेंगे, आप नेटो से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जो बहुत अरसे से आप एक परसू कर रहे हैं कि आपको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाना चाहिए, आपको उसको उससे पीछे हटना पड़ेगा और आपको वही इस्लामिक ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप क्यों अख्तियार के पीछे भाग रहे हैं? उससे क्या फ़ायदा हुआ? वो कभी भी आपको यूरोपियन क्लब का पार्टी बनाएंगे। एक बड़े फेमस डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन इज़ ए क्रिश्चियन क्लब। तो उन्होंने बताया ये क्रिश्चियन क्लब है, आपको इसमें क्या ताल्लुक है? तो वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी बात है कि आपको नेटो से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ये मिलिट्री आर्म है। किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके अंदर रहकर कोई ऐसा पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। और अफगानिस्तान में अच्छी बात यह है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग उनकी आई है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी इसमें रोल है कि उर्दुगन साहब को ये बताया गया, समझाया गया कि अफगानिस्तान की सिचुएशन में आप इंटरफेयर ना करें तो बेहतर है। हाँ, उसके पीस प्रोसेस में आप हिस्सेदार बन सकते हैं। उर्दुगन साहब ये चाहते हैं कि उनका एक रोल रहे रीजन में, मतलब ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाए, तो उनका एक रोल रहे। तो वो रोल बेसिकली जो है उसको उजागर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो काबुल की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वगैरह है, ये मेरे ख्याल में बहुत दूर की बातें हो गई। उस रोल अब को ये, उजागर करने के लिए सलमान भाई ये तो बहुत बड़ी फिर कीमत नहीं होगी? हाँ, और ये बहुत नुकसान होगा तुर्की को लॉन्ग टर्म में कि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के खिलाफ आप आके खड़े हो गए। और मेरे ख्याल में तालिबान किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। और आज के वाक़े के बाद ये हुआ है काबुल वाला, इसके बाद तो बिल्कुल भी वो इजाज़त नहीं देंगे और वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे
तो वो कोई मिलिट्री हेल्प ले सकते हैं अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क से, वो भी ताल्लुकात पहले होंगे, निगोशिएट होगा उसके बाद। ऐसे आप नेटो के बिहाफ पे आके वहाँ नहीं बैठ सकते। देखें, आप अगर नेटो, आप देखें इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। अगर आप नेटो के मेंबर हैं और आप आके अफगानिस्तान में दोबारा बैठना चाह रहे हैं, तो तालिबान तो नेटो से लड़ते आए हैं 20 साल, तो इसका क्या मतलब है? तो आप एनिमी के बिहाफ पे आप बैठे हुए हो और आके आप यहाँ से इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट करोगे और खुदा ना खासा जो है अपने एनिमी को दोगे क्योंकि आप मेंबर हो। तो ये उनका जो पूरी क्रेडिबिलिटी है ना वो स्टेक पे लग जाएगी उर्दुगान साहब की, और तुर्की की भी वो लगा देंगे इस चक्कर में। तो उनको ये नहीं करना चाहिए, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट बात है। नेटो की मेंबरशिप एक सिग्निफिकेंट बात है, ये कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं है। तो हमारा यही जवाब है कि उनको अपनी अगर क्रेडिबिलिटी साबित करनी है तो उनको नेटो से बाहर आना पड़ेगा, वरना ये जितना भी उन्होंने जो पोस्चरिंग की है, जो टर्किश ड्रामे चले हैं और पूरी दुनिया में इनको फंसाया है, वो सब ज़ाया हो जाएंगे। और सब लोग बोलेंगे कि ठीक है आप अपनी ग्लोरी बता रहे हैं हिस्ट्री की, अच्छी बात है, आपकी हिस्ट्री की ग्लोरी थी, लेकिन प्रेजेंट में आप जो कर रहे हैं वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो कि आपकी हिस्ट्री थी। जी बिल्कुल। और आज इसी ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो प्रेसिडेंट अर्दोआन हैं उनसे आज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है। अर्दोआन साहब की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कॉल आई थी और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने अपना रोल अदा करने की श्योरिटी दी है कि जो भी उनके सिफारती अमला है वहाँ से उसकी इनखला के लिए तुर्की की जो है वो भरपूर मदद की जाएगी, इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करेंगे। और साथ साथ कल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया इमरान खान ने, ताकि पूरी सिचुएशन को जो है वो एनालाइज कर सकें। और जो तुर्की का रोल है, आई गेस पाकिस्तान वहाँ पर अपना कलीदी किरदार अदा कर सकता है कि तुर्की को समझाया जाए। जो पॉइंट आपने रेज़ किया है ऑब्वियसली वो कंसर्निंग पॉइंट है, और तुर्की को जो है वो अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं जाना चाहिए, और बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी जो है वो इस्लाम के हवाले से और मुस्लिम उम्मा के हवाले से काफ़ी जो है वो गौर करते भी हैं और अपनी तमाम तर जो है सलाहियतों को बरकरार ला भी रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम जी सलमान भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बस वन लाइनर बोलना चाहूँगा इसी सिलसिले में। उर्दुगान साहब ने एक पूरा वक्त अफगान तालिबान का तुर्की में इनवाइट किया, तो वो जब अफगान तालिबान का जो वक्त तुर्की जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा और वो उसको समझाने में कामयाब हो जाएगा कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है क्या। जी ठीक जी है। आने वाले वक्तों में जो आपने अभी प्रेडिक्शन की है, होपफुली उसी के जो नताइज हैं वो मजबूत नताइज हमें दिखें। और अभी तक हमने इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी प्रोग्राम किए, जिस तरह के आज की इस एपिसोड के शुरू में मैंने कहा कि हम जो इवेंट्स अनफोल्ड होते गए उसकी बेसिस पे जो सलमान मैंने जो अपने एनालिसिस दिए वो बिल्कुल अभी तक सही साबित हुए हैं। तो आने वाले वक्तों में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह जो भी हमारे एनालिसिस हैं जो हम बताते हैं आपको, तो वो सही आपको साबित होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, क्योंकि जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं सलमान भाई उसी के ऊपर अपने एनालिसिस दे रहे होते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं होती कि हम जो है वो बिल्कुल फ़िज़ा में ऐसी फेंक रहे हों या फिर बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हों। तो पूरी रिसर्च होती है उसके ऊपर और उसके बाद ही वो बात जो है वो की जाती है। तो हम पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं, और कहीं अगर कोई बात हमसे गलत हो भी जाती है तो हम बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। और अगर आपको हमारा कोई रेफरेंस या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको समझते हैं कि हमने कहीं गलत कोट की है, तो प्लीज़ हमें वो तमाम तरह एविडेंस ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, सो दैट कि हम अपनी तस्हीह भी कर लें और अपने प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स से उस बात का जिक्र भी करें। उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड नंबर 31 आप तमाम लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हमने आज का जामे प्रोग्राम किया। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तुरफा तमाशा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, facebook.com/तुरफा तमाशा हमारा ऑफिशियल पेज है। वहाँ पर आप जाकर हमारे न सिर्फ आज का प्रोग्राम बल्कि पिछले जो एपिसोड्स हैं वो, इसके अलावा जो रमज़ान स्पेशल हमने प्रोग्राम किया था इस्लामिक एस्केटोलॉजी के हवाले से 4 जामे प्रोग्राम हमने किए थे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं सलमान भाई, क्योंकि मोस्टली अपनी जो एनालिसिस हैं वो ट्वीट के जरिए भी शेयर कर रहे होते हैं, तो उनको ट्विटर पर फॉलो करने के लिए सलमान _सैयद उनका ट्विटर हैंडल है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मुझे सोशल इशूज़ के हवाले से और दूसरी मामलात के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से भी मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अहमद जरीर मेरी आईडी है ट्विटर पे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि आने वाला वक्त हमारे मुल्क के साथ साथ मुस्लिम उम्मा के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ अहमद जरीर अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफा तमाशा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई
आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।